एपिसोड 8 शेर की खाल में भेड़िया। आर्यन दुष्यंत से बदला लेने का मन बना चुका था, पर कहते हैं ना, जब किस्मत में ही लगे हों घोड़े तब खूब तलो पकोड़े। सही कहते हैं। तो दिक्कत यह थी कि आर्यनगर में घुसने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि था आर्यनगर का मुख्य द्वार। और वहां खड़े द्वारपालों और सैनिकों की नजरों से बचकर आर्यन का अंदर घुसना नामुमकिन था। पर जो नामुमकिन को भी हंसते हुए पार कर दे, वही तो रसिक लेले है। सनसनाती हवाओं के शोर के बीच जहां खूनी दस्ते के खतरनाक योद्धा दोपहर का खाना खाते शांत आर्यनगर के मुख्य द्वार से लेकर हर घर पर अपनी नजरें जमाए हुए थे, तो वहीं आर्यन की तरकीब के मुताबिक मुनमुन और रेशम एक बड़े से लकड़ी के चक्के पर कुछ ऐसा लादे मुख्य द्वार पर जा पहुंचे, जिसे देख हैरानी से सभी द्वारपालों, सिपाहियों, वहां मौजूद लोगों, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया ये? एक द्वारपाल ने लकड़ी के चक्के के पास आकर घबराते हुए पूछा। करेगा कौन? एक ही तो योद्धा है पूरे आनंदनगर में, और वो हूं मैं, यानी कि मुनमुन। दरअसल मुनमुन ने आर्यन के कहे अनुसार उन सभी बड़े जंगी और खूंखार भेड़ियों के कटी फटी मरी हुई भयानक लाशों को अपने लकड़ी के चक्के पर किसी शोपीस से उसका दिखावा करते हुए सजा रखे थे। इतने मोटे, ताजे और खूंखार भेड़ियों से 10-10 सिपाहियों तक का लड़ना नामुमकिन था। तो फिर मुनमुन जैसे भोंदू सेवक ने ऐसा क्यों किया? द्वारपाल को मुनमुन की बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। पर तभी मुनमुन की हां में हां मिलाता दरबान रेशम भी बोल पड़ा। अरे हां, मैंने खुद मुनमुन को इन खूंखार भेड़ियों से लड़ते हुए देखा था। अरे, आर्यनगर के आसपास मंडराते भेड़िए तो आर्यनगर में तबाही मचाने वाले थे, पर अपने नगर को इन खूंखार भेड़ियों से बचाने के लिए मुनमुन बगैर अपनी जान की परवाह किए ऐसे दहाड़ा जैसे कोई शेर, ऐसे झपटा जैसे कोई चीता, फिर ऐसे इनके बहते खून में नहाकर बैठा जैसे कोई सूअर। मेरा मतलब जैसे कोई जैसे कोई जंगली गेंडा। गेंडा कहे जाने पर मुनमुन ज्यादा खुश नहीं था। द्वारपाल से छुपते हुए उसने रेशम को कसकर कोहनी मारी, पर रेशम को इस वक्त कोई और जानवर नहीं सूझ रहा था। वहां सभी सैनिकों द्वारपालों का सर ये सोचकर चकरा रहा था, कहां तोंदू मनमुंदी मुनमुन और कहां ये भयानक जंगली भेड़िए। ऐसा होना दुनिया के 90 अजूबे जैसा था, क्योंकि 8वां अजूबा तो खुद मुनमुन था। कोई और अगर ऐसा करता तो बात इतनी ना बढ़ती, पर क्योंकि यह करिश्मा मुनमुन ने कर दिखाया था, इसीलिए खबर आग की तरह देखते ही देखते पूरे आर्यनगर में फैल गई। और कुछ ही देर में लोगों का एक पूरा हुजूम ये नजारा देखने आर्यनगर के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो गया। हर ओर ये नजारा देखकर फुसफुसाहट बढ़ रही थी। जहां सैनिकों को अब मुनमुन का एक खूंखार रूप देखकर उसे कुछ कुछ हिचकिचाहट होने लगी थी, तो वहीं लोगों में, बच्चों में इन भयानक जंगली भेड़ियों को देखने की होड़ सी लगी थी। वहीं कुछ व्यापारी तो इन भेड़ियों की सुंदर फरनुमा सफेद काले बालों वाली खाल के लिए मुनमुन को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। पल भर में आर्यनगर के मुख्य द्वार पर हंगामा खड़ा हो गया था, जैसे पूरा आर्यनगर मुख्य द्वार पर आ उमड़ा हो। इससे न केवल अब खुद द्वारपाल परेशान थे, बल्कि द्वार से आने जाने वाले सभी व्यापारियों, किसानों को भी दिक्कत हो रही थी। व्यवस्था में आई इस खलल को ठीक करने के लिए द्वारपालों और सैनिकों ने कई बार इस हुजूम को हटाने की कोशिश की, पर लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। लोगों के इस जत्थे को यहां से हटाने का अब सिर्फ एक इलाज था, जो कि आर्यन पहले से जानता था, और वो इलाज था बगैर जांच पड़ताल किए मुनमुन को इन भेड़ियों की लाशों सहित मुख्य द्वार के भीतर उसके घर की ओर भेज दिया जाए। जहां रेशम को डर था कि किस तरह आर्यन आर्यनगर के सिपाहियों और कड़ी सुरक्षा के बीच आर्यनगर में घुसेगा, तो वहीं अब खुद आर्यनगर के सिपाही भीड़ को छांटते हुए आर्यन के लिए रास्ता बना रहे थे। दरअसल आर्यन इस लकड़ी के चक्के पर 5वें भेड़िए की खाल पहने छुपा था, जिसे बड़ी चालाकी से 4 भेड़ियों की लाशों तले दबा मुनमुन धक्का मारते हुए आगे ले जा रहा था। तो इस तरह भेड़िए की खाल में लिपटा आर्यन उर्फ रसिक लेले अपनी इस तरकीब के काम कर जाने पर मन मन मुस्कुराता हुआ फिर से आर्यनगर में दाखिल हो चुका था, वो भी बगैर किसी के देखे। वहीं मुनमुन को उसके इस बहादुरी भरे कार्य के लिए हर ओर से तारीफें और तालियां मिल रही थीं। पर तभी एक कड़कड़ाती आवाज ने मुनमुन को रोका। रुको मुनमुन। यह आवाज खुद सेनापति विक्रम सिंह जी की थी, जिसे सुनकर वहां मौजूद भीड़ का सारा शोर एक झटके में डर से सन्नाटे में बदल गया। वहीं सेनापति जी अब अपने घोड़े से उतरते हुए अब मुनमुन के ठीक सामने आ बोले।
क्या जो मैं देख रहा हूं और जो मैंने सुना है वो सच है मुनमुन? मुनमुन यूं तो किसी के भी सामने अपनी बात बड़ी आसानी से रख देता था, पर सेनापति जी के रौबीले व्यक्तित्व के सामने हर बार उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी। फिर इस बार तो जो वो कर रहा था उसका पता चलते ही सेनापति उसकी जान ले लेते। सेनापति की इस हुंकारती हुई इस आवाज को सुन भेड़िए की खाल में छुपा आर्यन भी एक पल को सहम गया। वही मुनमुन अब अपने सर से पसीना पोंछते हुए बोला, हाँ सेनापति जी, आर्यनगर के लिए तो मुनमुन की जान भी हाजिर है। फिर ये तो कुछ भी नहीं। मुनमुन को डर था कि कहीं सेनापति उससे ये ना पूछ लें कि उसने ये किया कैसे, कौन सी युद्ध कला आजमा कर उसने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया, क्योंकि सेनापति की आंखों में अभी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। मुनमुन से अपनी नजरें हटाते हुए अब उनकी नजरें चक्के पर पड़ी, उन खूंखार लाशों पर पड़ी जिनके शरीर से उनके खून का कतरा कतरा तक बहा दिया जा चुका था। यह देख पल भर को सेनापति की आंखों में आर्यन की शक्ल उभर आई, जिससे तमतमाए सेनापति अब खुद इन लाशों को ध्यान से देखने चक्के की ओर बढ़े। ये देख घबराए मुनमुन के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगीं, तो वहीं रेशम को अपनी आंखों के सामने साक्षात यमराज के दर्शन होने लगे। और आर्यन, जो कि बगैर हिले डुले काफी देर से इन लाशों में छुपा था, उसने भी सेनापति की नजरों में न आने के लिए अपनी सांसें रोक लीं। सेनापति बड़े गौर से भेड़ियों की लाशों को कुछ देर तक देखते रहे और कुछ देख अब गुस्से में लाल हुए फिर से मुनमुन की ओर पलटे। मुनमुन को यकीन हो चला कि यहां रसिक लेले के चक्कर में उसकी जान के लेने के देने पड़ चुके हैं। वहीं रेशम को तो अब यमराज के भैंसे की भी चिंगारती आवाज सुनाई देने लगी थी। सेनापति जी गरज कर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेनापति का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। भेड़ियों के शरीर पर चोटों के निशान देख सेनापति जी समझ चुके थे, लड़ने की यह तकनीक, शरीर के इन प्रेशर पॉइंट्स पर वार करना, यह सिर्फ आर्यन का तरीका है। पर जाने क्या सोच सेनापति जी का गुस्सा भावनाओं में बहता हुआ उनके चेहरे पर छलक उठा और वो बोले, मैं समझ सकता हूं मुनमुन, इतने सालों तक तुम आर्यन के वफादार सैनिक रहे हो, तुमने लड़ने की यह तकनीक जरूर अपने मालिक से सीखी होगी। हाँ हाँ, उन्हीं से ही तो, मुनमुन ने एक झूठी हंसी सजाते हुए कहा। सेनापति की आंखों में यह कहते हुए भयानक गुस्से के लाल डोरे उभर आए थे। आज के बाद ना आर्यन का नाम, ना उसकी सिखाई कोई भी तकनीक का तुम इस्तेमाल करोगे। आर्यनगर के लिए, मेरे लिए वो सपोला मर चुका है, और अगर नहीं मरा तो जल्द ही मार दिया जाएगा। सेनापति की गर्जना हर दिशा में फैलती हुई गूंज उठी थी। वो धोखेबाज, एहसान फरामोश गद्दार, शेर की खाल में एक भेड़िया है जिसने मेरी पीठ पर खंजर घोंपा है, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। सेनापति जी की सारी चुभती बातें भेड़िए की खाल में लिपटे आर्यन के दिल को मानो कुरेद रही थीं। तभी उस पर और नमक मिर्ची डालती वहां मौजूद उस भीड़ की आवाज से आर्यन का दिल दहल उठा। मार डालो उसे, मार डालो उसे, उस हरामी के पिल्ले का गला काट दो, उस नमक हराम को खत्म कर दो। हर ओर से आ रही इतनी नफरत आर्यन खुद में जब्त नहीं कर पा रहा था। जिस आर्यनगर में वो पला बड़ा, जहां के लोगों के लिए वो हर पल तैनात रहता था, उन सबके मन में बगैर सच जाने उसके लिए इतनी नफरत, आर्यन का खून खौलने लगा था। और इसी बात का डर मुनमुन को था। डर के मारे पसीने में तरबतर मुनमुन को डर था कि कहीं गुस्से में आकर आर्यन कुछ गलत कदम ना उठा ले। पर कहीं ना कहीं उसे यह यकीन भी था कि आर्यन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहां आने से पहले आर्यन ने उसे वादा किया था कि वो आर्यनगर में जाकर जो कुछ करेगा उसमें आर्यन का गुस्सा नहीं बल्कि रसिक लेले की चतुराई होगी। अब वो बस अपनी बात पर अड़िग रहे, इसी बात की प्रार्थना करता मुनमुन हकलाता हुआ बोला, बिल्कुल सेनापति जी, मैं मालिक की कोई बात आगे से उनकी कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी वफादारी सिपाही आर्यन से पहले आर्यनगर के लिए है। ना चाहते हुए भी कहीं मुनमुन की ये बात सुन जहां सेनापति के मन को कुछ शांति मिली, तो साथ ही उनके मन में कुछ अफसोस भी था। तुम्हारे शरीर के आकार और बुद्धि पर सवाल उठाकर आर्यनगर की सैन्य छावनी ने तुम्हें सेना में भर्ती ना करके गलत किया है मुनमुन। आर्यनगर के लिए इतने खूंखार भेड़ियों से भिड़कर
तुम्हारे उन्हें मार डालने की बात से तो यही लगता है। मैं तुम्हारे लिए खास युद्ध के गुरुकुल में बात करूंगा, जहां से तुम लड़ाई की हर कला सीखकर एक खास दस्ते में शामिल हो पाओगे। इस खास दस्ते से सेनापति का इशारा उसी खूनी दस्ते की ओर था जो इस वक्त भीड़ के बीच में अपने काले लंबे चोंगे में छुपे ये सब कुछ देख रहा था। अब जाओ और इन भेड़ियों की खालों को सैन्य मोर्चे के मुख्य कार्यालय में किसी तमगे की तरह, एक उपलब्धि की तरह सजाओ। आर्यनगर तुम्हारी ये बहादुरी हमेशा याद रखेगा। कहते हुए सेनापति जी ने भीड़ के उस हुजूम को वहां से हटने का इशारा करते हुए बगैर कुछ भी छानबीन किए बिना मुनमुन का रास्ता साफ कर दिया। ये देख मुनमुन की जान से हलक को आकर जैसे फिर से निगल जा चुकी थी। रेशम की आंखों के सामने उभरी यमराज की वो तस्वीर बनकर जैसे फिर से मिट चुकी थी। अपनी जान बची पाकर ना सिर्फ मुनमुन रेशम भी खुश था, पर अब यहां से विदा लेते हुए रेशम जल्दी से अपनी जगह पर पहरा देते हुए भाला संभाल कर खड़ा हो गया। वही मुनमुन आर्यन को सबसे छुपाता हुआ अपने तंबू में ले आया और जल्दी से बाकी भेड़ियों की लाशों को सेनापति के कहे अनुसार सैन्य मोर्चे के मुख्य कार्यालय में लगा आया। पर यह सिर्फ 4 खाली थी। 5वें भेड़िए की खाल अभी आर्यन ने अपने शरीर पर ओढ़ रखी थी। वो धोखेबाज एहसान फरामोश गद्दार, शेर की खाल में एक भेड़िया है, मार डालो उसे, उस हरामी के पिल्ले का गला काट दो, उस नमक हराम को खत्म कर दो। सेनापति की वो बात, लोगों की वो नफरत, उनका उसे हरामी कहना अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। तो वहीं आर्यन को इस तरह विचारों में डूबा देख मुनमुन चुपचाप उसके लिए खाने को चावल से भरी एक थाली ले आया। चावल पर डालने के लिए दाल उसकी गरीबी के कारण उसके नसीब में नहीं थी। तो वहीं आर्यन बगैर कुछ बोले मुनमुन से थाली ले किसी हफ्सी सा जल्दी जल्दी चावल खाने लगा, जैसे वो अपना सारा गुस्सा चावल के बड़े बड़े निवालों को अपने दांतों से चबा निकाल रहा हो। और अब किसी धुन में आर्यन बोला, चिंता मत करो मुनमुन, अब से तुम ये खाना नहीं खाओगे। यहां से निकलते ही मैं युद्ध गुरुकुल में जाऊंगा। तुम अब जल्दी से मेरे मोर्चे में जाकर मेरे कपड़े और अलमारी में रखी मेरी सारी स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। हमें बहुत जल्द यहां से निकलना है। आर्यन के दिमाग में क्या था यह मुनमुन नहीं जानता था, पर इस वक्त आर्यन को कुछ भी समझाना उसने ठीक नहीं समझा। आर्यन की चोटों पर लगाने के जड़ी बूटी देता हुआ मुनमुन उसके कहे अनुसार किसी की नजर में आए बिना आर्यन के सैन्य मोर्चे की ओर बढ़ चला। वहीं आर्यन के दिमाग में सिर्फ आर्यनगर ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ चल रहा था। वापस अपनी दुनिया में जाना इस वक्त काफी मुश्किल होगा। मुझे किसी भी तरह यहां जिंदा रहना होगा। आर्यन की सारी यादें, उसके सोचने का तरीका, उसके लड़ने का अंदाज अब भी इस शरीर में मौजूद है। मुझे किसी तरह उन्हीं को अपनाकर उन्हीं के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या चल रहा है आखिर आर्यन के दिमाग में? किस दुनिया की बात कर रहा है वो? क्या होगा अब रसिक लेले का अगला कदम? किस तरह बदला लेगा आर्यन अपने साथ हुए धोखे और अपनी बदनामी का? भयानक मोड़ लेती आर्यन की इस रोमांचक कहानी को आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।